हेलो स्टूडेंट्स, गाइड टू सक्सेस में आपका स्वागत है। चलिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन दिया था अर्थशास्त्र के ऊपर, और ये अर्थशास्त्र के ऊपर सीरीज चल रही है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनके ऊपर क्लासेस चल रही है। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्लास को हम लोग विस्तार से देखते हैं, और ये अर्थशास्त्र के ऊपर पहला क्लास है जो विस्तार से है। ठीक है, टॉपिक वाइज बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम अर्थशास्त्र की परिभाषा देखेंगे। अर्थशास्त्र का परिभाषा देखेंगे, एग्जैक्टली अर्थशास्त्र है क्या। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे व्यष्टि अथवा समष्टि अर्थशास्त्र। फिर अर्थशास्त्र की समस्या देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्या देखेंगे, और उसके बाद अवसर लागत देखेंगे। ठीक है, और इस क्लास को हम क्या, क्यों, कैसे के पद्धति में चलेंगे, समझेंगे क्या व्यष्टि अर्थशास्त्र है, क्या अवसर लागत है, क्यों अवसर लागत को हम पढ़ रहे हैं। हाँ, ये सब हम क्लासेस में देखेंगे। चलिए, इससे पहले कि क्लास को हम शुरू करें, आपके इससे पहले वाले क्लास का हम थोड़ा रिवीजन करा दें। देखिए, हमने पहले क्लास में अर्थशास्त्र के क्षेत्र को देखा था, यानी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स को देखा था। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, जिसको टर्सरी सेक्टर भी कहा जाता है। और एक एग्जाम्पल शॉर्ट में चलेंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक गेहूं है, ठीक है, यानी वीट। आप अगर गेहूं की खेती कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी? वो प्राथमिक क्षेत्र कहलाएगी। क्यों? क्योंकि आप उसमें प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल करके खेती कर रहे हैं और गेहूं की खेती की है, गेहूं उपज गया आपका। अब आप क्या कर रहे हैं? इसको मिल में पीसने के लिए दे रहे हैं ताकि वहां से आटा प्राप्त हो। अब जो मिल है वो द्वितीय क्षेत्र का कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? आटा को पीस के गेहूं को पीस के आटा बनाने का प्रयास कर रहा है। तो वो क्या हो रहा है? द्वितीय क्षेत्र का कार्य कर रहा है। और जब आटा दुकान में पहुंच जाती है, और आटा जब जो बेचने का कार्य है वो क्या है? तृतीय क्षेत्र है। चलिए एक बार और देख लेते हैं क्या है। पहले आपने गेहूं को खेतों में उगाया, प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल किया, वो क्या हुआ? प्राथमिक क्षेत्र कहलाया। अब आप गेहूं को मिल में ले जा रहे हैं, वहां पे गेहूं अब आटा का रूप में बदल रहा है। किसके मदद से? मशीन की मदद से। वो आपका हो गया द्वितीय क्षेत्र। जो कार्य हो गया गेहूं को आटा में बदलना मशीन के द्वारा, वो द्वितीय क्षेत्र हो गया, यानी सेकेंडरी सेक्टर हो गया। और जब आप उसको लेके आप एक छोटा हाथी बोलिए, अपने साइकिल बोलिए, मोटरसाइकिल बोलिए, आप जब व्यापार के मंशा से दुकान में दे रहे हैं, और दुकान से जो दुकानदार आपको बेच रहा है आटा, वो क्या हो गया? वो जो कार्य है वो सेवा का कार्य कर रहा है, वो तृतीय क्षेत्र हो गया, यानी टर्सरी सेक्टर कहलाएगा वो। चलिए, एक हमने ये देखा था। दूसरा हमने अर्थव्यवस्था को देखा था। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, समाजवाद अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, हमने इसको देखा था। और हमने ये शॉर्ट में ये देखने का कोशिश किया था, और अभी हम शॉर्ट में चल जा रहे हैं कि जब निजी क्षेत्र विकास करे और निजी क्षेत्र का नियंत्रण हो, वो पूंजीवाद कहलाएगा। निजी क्षेत्र का नियंत्रण हो, जिसमें उद्देश्य हो लाभ कमाना। उद्देश्य क्या हो? लाभ कमाना। वो कहलाएगा पूंजीवाद। समाजवाद हमने देखा था। समाजवाद में नियंत्रण किसका रहता है? सरकार का नियंत्रण रहता है, और उसमें उद्देश्य क्या रहता है? कल्याण करना। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि दोनों तरीकों के, पूंजीवाद अथवा समाजवाद अर्थव्यवस्था, दोनों का जो सिद्धांत है उसको अपनाया जाता है। ठीक है, एक प्रॉफिट कमाना भी होता है, लाभ कमाना भी होता है, और वेलफेयर करना भी होता है, कल्याण करना भी होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अमेरिकन अर्थव्यवस्था कैसा है? पूंजीवाद अर्थव्यवस्था है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। और हमारा रशियन इकोनॉमी कैसा है? रूस का जो अर्थव्यवस्था कैसा है? सोशलिस्ट है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है। चलिए, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र की परिभाषा को देखेंगे। अर्थशास्त्र है क्या? अर्थशास्त्र किसी भी आर्थिक गतिविधि को अध्ययन करता है। किसको अध्ययन करता है? आर्थिक गतिविधि को अध्ययन करता है। जो भी आर्थिक कार्य हो रहा है, जैसे उत्पादन हो रहा है, उपभोग हो रहा है, वितरण हो रहा है, ये क्या है? यह है आर्थिक गतिविधि, और यही है अर्थशास्त्र। और भी अन्य घटक हैं, जैसे
मांग करना, पूर्ति करना, किसी व्यक्ति का किसी वस्तु के प्रति मांग करना, अब वो मांग को पूर्ति करने के लिए उत्पादन करना, उत्पादन करके फिर सप्लाई करना, पूर्ति करना, बाजार में आना। बाजार क्या है? ये सब आर्थिक गतिविधि का कारक है और आर्थिक गतिविधि ही तो है। बाजार में क्या होता है? आप चाहते हैं सामान खरीदते, पैसा देते हैं और सामान लेते हैं, और वो पैसा जिस व्यक्ति से आप खरीदते हैं वो व्यक्ति क्या करता है? वो व्यक्ति फिर आगे पैसा देता है, वहां से उत्पादन सेंटर से, उत्पादन केंद्र से, प्रोडक्शन सेंटर हो गया, उद्योग हो गया, वहां से क्या करता है? वो सामान लाता है। ठीक है। अब इसी अर्थशास्त्र को जैसे यहाँ परिभाषा दिया गया है, अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, जैसे कि उत्पादन, वितरण और उपभोग। ठीक है। और आगे कहता है कि यह आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न घटकों का विश्लेषण करता है, जैसे कि उपभोक्ता, उत्पादक, बाजार और सरकार। सरकार का भी रोल है ना। चलिए आगे देखते हैं कि अर्थशास्त्र के प्रमुख शाखाएं। हालांकि शाखाएं में आप देखो 4-5 शाखाएं हैं, परंतु आपके पास तो 2 किताबें हैं जो राज्य एनसीईआरटी को या सीबीएसई पैटर्न को फॉलो करता है, सीबीएसई सिलेबस को फॉलो करता है। उनको 2 किताबें अपने विद्यार्थी को देते हैं, एक माइक्रो, एक मैक्रो, एक व्यष्टि, एक समष्टि। ठीक है। ये 2 शाखाओं के बारे में अर्थशास्त्र बात करता है और इनको विश्लेषण के साथ यानी डिटेल्स में पढ़ना पड़ता है। ठीक है। अब अर्थशास्त्र का महत्व देख लीजिए। अर्थशास्त्र का क्या महत्व है? ये अर्थशास्त्र का महत्व है कि आर्थिक निर्णय लेने में मदद करता है। ऑब्वियसली अगर आप अर्थशास्त्र को अच्छे से अध्ययन करेंगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? आप कोई भी आर्थिक निर्णय हो, आप सोच समझ के लेंगे कहाँ हमें इन्वेस्ट करना है। अगर आपको अभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, आपको अर्थशास्त्र के बारे में मालूम है कि क्या उसका उत्पादन केंद्र है, क्या उसका कंजप्शन हो रहा है, क्या लोग उपभोग कर रहे हैं, किस कंपनी में आप अपना पैसा लगा रहे हैं, ये कहाँ से आपको ज्ञान होगी? आपको ये ज्ञान अर्थशास्त्र के अध्ययन से होगा। तो क्या है? तभी आप नीति निर्देशक कार्य जो है एकदम सटीक रूप से कर पाएंगे। ठीक है। आपका समस्या जो आर्थिक समस्याएं हैं, आप अभी गरीबी रेखा के अंदर हैं, आप भूखमरी झेल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि बाजार का रेट, जो मार्केट में जो सामान का रेट है, मुद्रास्फीति की स्थिति आई हुई है, अस्फीति की स्थिति आई हुई है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन जो समस्याएं हैं उनके ऊपर कार्य कर सकते हैं। आप उनके ऊपर कार्य करके इन समस्याओं का समाधान, एटलीस्ट खुद का समाधान कर सकते हैं। अब जब समाधान कर लेंगे तो आपका विकास हो जाएगा। आर्थिक विकास कर लेंगे। आर्थिक नीतियों का मूल्यांकन करता है, आर्थिक शिक्षा प्रदान करता है। अर्थशास्त्र क्या करता है? आर्थिक शिक्षा प्रदान करता है। चलिए अब आगे देखते हैं जो आपके बीतेगत परीक्षाओं में परिभाषा से जो सवाल आए हैं उनके ऊपर अध्ययन करते हैं। और अध्ययन करने के साथ साथ इनमें 3 जो अर्थशास्त्री जो अर्थशास्त्र का अध्ययन करें। अगर आप हायर क्लासेस में अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो आप भी अर्थशास्त्री कहलाएंगे। आप एक नया लॉजिक देते हैं, डिटेल देते हैं, आप एनालिसिस करते हो, अर्थशास्त्री कहलाएंगे। तो अर्थशास्त्री कौन होते हैं? जो अर्थशास्त्र का डिटेल अध्ययन करते हैं। ठीक है, विशद अध्ययन करते हैं, वो अर्थशास्त्री कहलाते हैं। तो उनमें से एक एडम स्मिथ नाम के अर्थशास्त्री थे। एडम स्मिथ नाम के अर्थशास्त्री थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। और आपको हमने लास्ट क्लास में बताया था कि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है, पिता भी कहा जाता है। ठीक है। तो अर्थशास्त्र का जो परिभाषा एडम स्मिथ ने दिया था वो धन संबंधी परिभाषा था। एडम स्मिथ किसने क्या दिया था? धन संबंधित परिभाषा। पिता अब जब पहले अर्थशास्त्र के बारे में बताना शुरू किए तो उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र का अध्ययन करना यानी धन संबंधी, धन का संचय, धन को कैसे अर्जाया जाए, धन को कैसे बनाया जाए, यही अर्थशास्त्र है। इन्होंने ज्यादा जोर धन पे किया था। तो क्या कहता है कि एडम स्मिथ की धन संबंधी परिभाषा, और उनकी एक किताब है जो 1776 में उन्होंने लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ये आप याद कर लें, आपके परीक्षा में आते रहते हैं और आपके परीक्षा में इस तरह से सवाल आते हैं कि धन संबंधित परिभाषा किसने दी थी। 4 ऑप्शन रहते हैं, उन ऑप्शंस में से एक एडम स्मिथ का नाम रहता है। तो धन संबंधित परिभाषा एडम स्मिथ, याद रखें। अब जब एक और अर्थशास्त्री आते हैं 1890s के दौरान में, उनकी किताब है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। और उन्होंने अध्ययन करते हुए 1890s के दौरान उन्होंने अध्ययन करते हुए ये कहा, एडम स्मिथ को थोड़ा रोका, कहा कि क्यों पैसा पैसा करते हो, क्यों पैसा पे तुम मरते हो? अरे कल्याण की कुछ चीज होता है, कल्याण करो, कल्याण के ऊपर भागो। अर्थशास्त्र
धन संबंधित परिभाषा नहीं है। अर्थशास्त्र धन का संचय करने का अध्ययन नहीं है। अर्थशास्त्र कल्याण करने का जो अध्ययन है या कल्याणकारी कार्य करने का जो कार्य है उसका अध्ययन करना, वही है अर्थशास्त्र। जैसे धन एक मात्र साधन है, मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण। अर्थशास्त्र को मानव कल्याण का विज्ञान बताया गया है। अर्थशास्त्र को मानव कल्याण का विज्ञान बताया गया। ये किसने कहा? अल्फ्रेड मार्शल ने कहा। तो इस तरह से भी सवाल आती हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपके है कि अर्थशास्त्र को मानव कल्याण का विज्ञान किसने बताया? 4 ऑप्शंस रहते हैं, एक उनमें आपको सही करना होता है। तो क्या है, मानव कल्याण के बारे में किसने कहा है? अर्थशास्त्र का परिभाषा किसने दिया है मानव कल्याण के संदर्भ में? अल्फ्रेड मार्शल। अब अगला आते हैं रॉबिन्सन, जॉन रॉबिन्सन। और इन्होंने क्या कहा है? अर्थशास्त्र को चयन का तर्कशास्त्र कहा है। चयन का यानी इन्होंने दुर्लभता संबंधी परिभाषा दी। दुर्लभता संबंधी परिभाषा, स्कार्सिटी रिलेटेड, कि कुछ समाज में पृथ्वी पे साधन सीमित है, सामान सीमित है, अब उसमें से आपको चयन करना है। आप कैसे चयन करते हो वो मेन है। तो इन्होंने इनका पूरा नाम जॉन रॉबिन्सन है, जॉन रॉबिन्सन। और आपको एक बात बता दूं, ये एक महिला है और ये महिला है, इन्होंने तर्क दिया कि चयन का तर्कशास्त्र कहा है। अर्थशास्त्र को चयन का तर्कशास्त्र कहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। ये बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन होती है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। अब इसमें से कौन से क्या लिखे? हालांकि अगर क्वेश्चंस इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहती है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं, परंतु अगर हिंदी में ही सवाल आ जाए तो दिक्कत हो जाती है। तो इसमें से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये नाम जो है या तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र बोलेगा, ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में, या तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र बोलेगा या व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलेगा, और भी हो सकते हैं। परंतु अगर व्यष्टि अर्थशास्त्र बोले तो इसमें जो है ये नाम ही बता रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है। क्यों? क्योंकि क्या बोल रहा है ये व्यय जोर अष्टी, वेस्ट यानी व्यक्ति, व्यय क्या है? व्यक्ति, इसलिए एक व्यक्ति के संदर्भ में बात कर रहा है। और समष्टि का समस्त यानी मैक्रो। आपको बस याद करने के सहारे से मैं बोल रहा हूं कि इससे आपको फर्क पता चल जाए इस नाम से ही। और जैसे ही व्यष्टि अर्थशास्त्र पूछे, एक व्यक्ति का अध्ययन यहां किया जा रहा है। यहां समष्टि में पूरे समाज, पूरे देश, पूरे विश्व के लेवल से अध्ययन किया जा रहा है। अब यह क्या कह रहा है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र में छोटी इकाइयों, दृढ़ या व्यक्तिगत उपभोक्ता इत्यादि व्यवहार का पालन और विश्लेषण किया जाता है। एक व्यक्ति का, अब इस एक व्यक्ति का आर्थिक स्थिति क्या है? एक व्यक्ति का आर्थिक स्थिति क्या है, यानी अर्थव्यवस्था कैसा है एक व्यक्ति का, इसका अध्ययन किया जाए अर्थशास्त्र से। और इस व्यक्ति का क्या आय है, क्या उपभोग करता है, क्या इसकी मांग है, क्या इसकी पूर्ति है, यह अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। हालांकि आपको परिभाषा, आपकी किताब, अन्य बहुत सारी किताब है, आपके पास इसकी परिभाषा मिल जाएगी, परंतु आप इस लेक्चर से, इस क्लासेस से आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप स्कूल जाते हैं, घर आते हैं, हो सकता है आपके पास ट्यूशन की सुविधा उपलब्ध न हो, तो इस वीडियो के माध्यम से आप समझने की कोशिश कीजिए। तो क्या करें, एक व्यक्ति विशेष की आर्थिक स्थिति के अध्ययन की जा रही है, उसका आय क्या है। आप जैसे अपने पे एग्जाम्पल ले लो, अभी आपका या आपके घर वालों के आसपास या आपके पिता का, जो आपके घर में अर्निंग पर्सन है, उनकी एग्जाम्पल ले लो। उनका जो अध्ययन आप करोगे, आप अपने पिता का अध्ययन, आपके भाई, आपके कोई भी जो व्यक्ति आपके घर में कमाने वाले हो, उनका अगर अध्ययन करते हो, उनके आय क्या है, उनके खर्च कितने हैं, वो उनकी मांग क्या है, अगर उनका अध्ययन कर दिए तो आप व्यष्टि अर्थशास्त्र समझ गए। यही है व्यष्टि अर्थशास्त्र, किसी एक व्यक्ति विशेष का अध्ययन करना। अब इसके फायदे क्या, आप क्यों इस व्यष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ रहे हैं? क्योंकि आप व्यष्टि अर्थशास्त्र जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक पूरे समाज के बारे में नहीं जानोगे। आपके पिताजी के बारे में जानने को मिल गया, अब उससे आपके बारे में जानने को मिलेगा,
और आपके अगर एरिया में, आपके घर परिवार में अगर 10 घर, एक छत के नीचे अगर 10 परिवार रहने हैं, तो उस एक पूरे छत के नीचे रहने वाले के बारे में जानेंगे कैसे? जब तक नहीं हम एक व्यक्ति के बारे में जानेंगे, आपके पिताजी के बारे में, आपके चाचा के बारे में, आपके दादा के बारे में, आपके ताऊ के बारे में। अब इससे क्या होगा, आपके छोटे दादा, बड़े दादा, अब पूरे आपके खानदान के बारे में मालूम चल गया। अब जब पूरे खानदान के बारे में मालूम चल गया, पूरे विशेष अगर हम संदर्भ में देखें तो वो हो गया समष्टि अर्थशास्त्र। क्या हम पूरे खानदान के बारे में देख रहे हैं? अगर उस पूरे एरिया में, पूरे जिले में अगर एक ही आपका खानदान है तो। लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति का आप निकालें तो क्या होगा, वो व्यष्टि अर्थशास्त्र होगा। तो फायदा यही है कि अब इनके बारे में मालूम चल गया, एक व्यक्ति से पूरे परिवार के मालूम चल गया। और वैसे ही एक व्यक्ति के आय से, या एक आपके आसपास में किसी फैक्ट्री वगैरह है तो उस फैक्ट्री का क्या उत्पादन है, क्या उसका इनकम है। अब इससे क्या, पूरे फैक्ट्री का, पूरे देश के फैक्ट्री के बारे में आप जब जान जाओगे तो आपका पूरे वो समष्टि अर्थशास्त्र हो जाएगा। और जैसे एक व्यक्ति पूरे देश के व्यक्ति की आय के बारे में आप जान गए तो वो क्या हो जाएगा, पूरे देश की आय हो जाएगी। और पूरे देश की आय यानी समष्टि अर्थशास्त्र। चलिए आगे देखते हैं क्या है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के ज्ञान के लिए आवश्यक है। आप एक एक व्यक्ति से आपने ये देख लिया, इस व्यक्ति का ये आय है, वो व्यक्ति का ये आय है, ऐसे करके आपने पूरे देश की आय के बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं, इसलिए जरूरी है व्यष्टि अर्थशास्त्र। आगे कहता है कि आर्थिक कल्याण के परीक्षण में सहायक। अब एक व्यक्ति का आय 5,000 है, एक व्यक्ति का आय 50,000 में, जब तक कि हम नहीं जानेंगे तब तक हम आर्थिक कल्याण का जो नीति बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे। उसको बनाने के लिए हमें एक एक व्यक्ति का या एक व्यक्ति विशेष के बारे में हमें जानना पड़ेगा, तब जाकर आर्थिक कल्याण की नीति बना पाएंगे, उसमें हमारी मदद करता है। लेकिन अब आपको मालूम है हर चीज परफेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रहेगी। क्योंकि देखिए आप इसी से कमी निकालिए, हम नीचे नहीं बनेंगे, इसी से कि एक व्यक्ति विशेष के बारे में आप जान रहे हो, जान के 140 करोड़ आबादी है अपने भारत की, और एक एक व्यक्ति के बारे में आप आय निकालने चले जाओगे तो पूरा जिंदगी बीत जाएगा। फिर मालूम चला कि एक से लेके एक 10 करोड़ पहुंचे, 10वें करोड़ तक जहां पहुंचे, पता चला कि एक व्यक्ति का जिसने आय आपने लिखा था उस व्यक्ति का आय खत्म हो गया, वो बेरोजगार हो गया। फिर आपको ढूंढ के आना पड़ेगा, कहाँ गए भाई, आपका आय कितना था, 10,000 था भैया, अब कितना हो गया, 0 हो गया है। अब नौकरी तो मांग रहे हैं, क्या पता फिर मिले ना मिले, ठीक है ढूंढो फिर बता देना हमको कितना आय है, तब जाके हम प्रति व्यक्ति आय, पूरे देश की आय के बारे में एवरेज निकालेंगे, या पूरे देश की आय के बारे में सोचेंगे, या फिर आकलन करेंगे। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, टफ है। तो लिमिटेशन यही हो गया कि अर्थशास्त्र की एक तरफा व्याख्या करता है, एक तरफ बता देता कि ओके एवरीथिंग इज राइट, बट अब जैसे दूसरे तरफ जाओ, पूरे देश की आय के बारे में देखो। जैसे आज की डेट में आप प्रति व्यक्ति आय, पूरे देश की आय, जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। कभी मिलेगा आपको, कहा जाता है कि लगभग 20% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, लेकिन आप देश की आय से प्रति व्यक्ति आय को देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि लाखों को रुपये के हिसाब से प्रति व्यक्ति आय चल रही है। क्यों? क्योंकि असमानता है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था की जो प्रॉब्लम है, असमानता, उसको दर्शाता है। खैर आगे देखिए, कुछ अर्थशास्त्र के लिए उपयुक्त नहीं है, यही उपयुक्त नहीं है कुछ अर्थशास्त्र के लिए। कुछ अर्थशास्त्र क्या है, आर्थिक क्रिया का अध्ययन। तो अगर पूरे देश की आय, प्रति व्यक्ति आय से आप जानना जाओगे, टफ पड़ जाएगा। समझ में क्या है व्यष्टि अर्थशास्त्र? व्यष्टि अर्थशास्त्र किसी एक व्यक्ति विशेष, एक फर्म यानी किसी फैक्ट्री, एक फैक्ट्री अथवा किसी एक छोटे इकाइयों का जब हम अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। फायदे हैं कि हाँ हमें इससे पूरे देश की आय के बारे में ये मदद करता है, हमें मदद करता है, ठीक है, उसका एक अलग प्रोसेस है बट मदद तो करता है। लेकिन हाँ नुकसान में क्या है, कभी कभी ये कारगर नहीं होता, कभी कभी हमें फेल कर देता है। और क्या हेल्पफुल है, ये आर्थिक कल्याण में हमें मदद करता है, आर्थिक कल्याण नीति बनाने में हमें मदद करता है, ठीक है, आर्थिक कल्याण के परीक्षण में सहायक होता है। ये आपकी किताब में, ये आपके नोट्स में लिखा है। चलिए
आगे देखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध क्या है। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, क्यों हम समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ रहे हैं, क्या फायदा। चलिए आगे देखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्या या आर्थिक क्रियाकलाप से होता है। हमने आगे आपको बताया कि जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र एक व्यक्ति के बारे में बात करता है, वैसे समष्टि अर्थशास्त्र पूरे समुदाय, पूरे समाज, पूरे देश की आर्थिक स्थिति के बारे में बात करता है। देश की आय क्या है, देश की उत्पादन क्या है, देश की मांग क्या है, अथवा यह हमें एक देश का दूसरे देश का, एक देश से दूसरे देश का विकास की स्थिति को नापने में मदद करता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं क्या हैं। कि ये व्यापक दृष्टिकोण है, व्यापक दृष्टिकोण है। उसमें क्या था, कम दृष्टिकोण छोटी एक आदमी के प्रति था व्यष्टि अर्थशास्त्र में। यहां व्यापक दृष्टिकोण, यहां देश के संदर्भ में है, पूरे विश्व के संदर्भ में है। अगर देश का उत्पादक अगर एक हम व्यष्टि में पढ़े तो नहीं, यहां पे हम समष्टि अर्थशास्त्र में पूरे देश के उत्पादन के बारे में देखेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमने एक व्यक्ति की आय के बारे में देखा, यहां समष्टि अर्थशास्त्र में हम पूरे देश की आय के बारे में देखेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम किसी एक व्यक्ति विशेष या एक फर्म या एक फैक्ट्री की मांग के बारे में देखा था, हमने यहां पूरे देश या पूरे देश की फैक्ट्री के मांग के बारे में देखा। हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी एक व्यक्ति के उत्पादन या उपभोग के बारे में देखा था। समष्टि अर्थशास्त्र में हम पूरे देश के उत्पादन अथवा उपभोग के बारे में देखेंगे, पूरे विश्व के उपभोग के बारे में देखेंगे, पूरे विश्व के मांग के बारे में देखेंगे। यही है, बस छोटा सा डिफरेंस है, समझने का फेरा है। एक व्यक्ति, एक पूरे देश, एक छोटा इकाई, एक पूरे समस्त इकाई। कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस, ठीक है। और क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समस्याएं एवं समाधान खोजना, व्यक्तिगत के बजाय समूहों का हित। हमने प्रॉब्लम पढ़ा था व्यष्टि अर्थशास्त्र में कि कहीं कहीं काम नहीं कर पाता है, इसलिए अब क्या है कि समष्टि अर्थशास्त्र में हम पूरे समूह का हित देखते हैं। एक व्यक्ति का तो देखते ही हैं, परंतु एक व्यक्ति का देखने के साथ साथ पूरे समूह का देखते हैं। और एक व्यक्ति का अगर हम देखेंगे तो हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। और अब पूरे समाज के बारे में देखेंगे तो क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र। चलिए, और इसका यूज कहाँ है। जैसे सार्वजनिक नीति के निर्धारण में महत्व है, आर्थिक विकास मापने की विधि है। अब सारे लोगों का, अब जैसे हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र एक व्यक्ति का अध्ययन करके हमें धीरे धीरे ये मालूम चला कि क्या कल्याणकारी नीति अपनाई जाए। उसी प्रकार जब हमें पूरे समाज के बारे में एकदम से अध्ययन हो जाता है, क्योंकि सुनो, शुरू तो एक व्यक्ति से ही होगा, फिर जाके समाज के संदर्भ में पूरे होलिस्टिक वे में हम देखेंगे फिर एवरेज, क्योंकि असमानता लेवल हाई है। उसी में हम क्या करेंगे, अगर हमें टैक्सेशन सिस्टम लगाना हो, यही समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करके करेंगे। टैक्सेशन लगाना हो, क्या उत्पादन करना है, क्या योजना बनानी है, क्या जैसे अभी गरीब कल्याण योजना चल रहा था, लॉकडाउन के बाद आपने देखा सबको राशन मिलना शुरू हुआ, सबके अकाउंट में पैसा आना शुरू हुआ। ये क्या था, समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करके समाज कल्याण के ऊपर नीति बनाई गई। क्यों राशन मिलता है, क्योंकि हमारे एक व्यक्ति के अध्ययन से धीरे धीरे सारे समाज का अध्ययन हो गया, उसी पे डाटा रख दिया गया, और डाटा रखने के साथ हमें योजना मिलना शुरू हो गई। यह है समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। और लिमिटेशंस क्या है, आर्थिक, एक और देख लो कि समष्टि अर्थशास्त्र का जो इस्तेमाल है, आर्थिक विकास मापने की जो विधि है, ऑब्वियसली आप पिछले साल का इस साल का आर्थिक स्थिति मापेंगे, आप दूसरे देश से अपने देश का कंपेयर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि पूरे समस्त देश के बारे में बात चल रही है, ठीक है। चलिए लिमिटेशंस देखते हैं, क्या समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं हैं। पहला है डिफेक्ट इन स्ट्रक्चर, यानी संरचना में दोष, और दूसरा कहता है निष्कर्ष व्यवहारिक नहीं, कंक्लूजन्स नॉट प्रैक्टिकल। आई होप अभी तक आपको समझ में आ गया हो मेरा कहने का क्या अर्थ होगा आगे, क्योंकि प्रति व्यक्ति
आय से पूरे देश की आय होती है, और प्रति व्यक्ति आय निकालते गए तो पूरे देश की आय निकालने में ऊंच नीच तो होती ही है। तो कभी कभी प्रैक्टिकल नहीं हो पाता डाटा, यही कहने का मतलब है। और कंक्लूजन्स जो होते हैं कभी कभी प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। अभी सेंसस चल रहा है बिहार में, कास्ट बेस्ड सेंसस। क्यों? एक व्यक्ति का आर्थिक स्थिति को जानने के बाद फिर पूरे समस्त व्यक्ति का आर्थिक स्थिति को जाना जाएगा, तब जाके नीति बनाई जाएगी, कल्याणकारी कार्य किए जाएंगे। यही है। क्यों पढ़ा? आपने डेली लाइफ में भी देख लिया, आप अपने एग्जाम के बेसिस से भी देख लिया। आने वाले समय में अगर अध्ययन करने का मौका मिला तो आपका बेसिक क्लियर रहेगा। होप क्लियर होगा, आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए, और दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। देखा आपने कैसे दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। एक व्यक्ति की आय के बारे में जानेंगे, एक व्यक्ति के घर में कितना साइकिल है, एक व्यक्ति के घर में कैसा 2 तल्ला मकान है, 1 तल्ला मकान है, झोपड़ी का है। अब उसके ऊपर समस्त डाटा इकट्ठा करके समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे, और समष्टि अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग नीति निर्देश निकालेंगे कि हाँ, इस व्यक्ति को इतना मिलना चाहिए, इस समुदाय को इतना मिलना चाहिए, इस समुदाय को ये करना चाहिए, इस जाति व्यवस्था के लिए ये काम करना चाहिए। घर बनाने के लिए अभी 1 लाख नहीं, 1.5 लाख नहीं, क्या आय क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, मुद्रा की जो रेट क्या है, छड़ का रेट क्या है, गिट्टी का रेट क्या है। अच्छा, रेट बढ़ गया है, एक काम करो, 2.5 लाख नहीं 5 लाख दो घर बनाने के लिए, ये नीति बनाओ। तो ये सब कहाँ से निकलता है? ये सब समष्टि अथवा व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन से निकलता है। ठीक है, चलिए अब इसमें कंपैरिजन है। जैसे मैं आपको डिक्टेट कर दूं कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र समग्र अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र कीमत निर्धारण और मांग पूर्ति पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र राष्ट्रीय आय और उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यक्तिगत फर्मों और उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र सरकारी नौकरियां और आर्थिक चक्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। अब देखते हैं अर्थशास्त्र की मुख्य समस्याएं। जो अर्थशास्त्र की मुख्य समस्याएं, सीमाएं, अर्थशास्त्र की मुख्य समस्याएं निम्नलिखित हैं। साधनों की सीमितता। अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या यह है कि साधन सीमित है, जरूरत अनंत है। ये तो आपको क्लियर है कि अर्थशास्त्र क्या है, कि साधन क्या है अर्थशास्त्र में। एक सेकेंड, माइक है। चलिए, अर्थशास्त्र की क्या है कि अर्थशास्त्र की मुख्य समस्याएं हैं। क्या समस्या है? अर्थशास्त्र की समस्या यह है कि साधन सीमित है, और डिमांड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, अनंत है। अभी कोई तरफ बर्फ त्योहार आ जाए, हमारे अंदर क्या उत्साह आ जाता है, ये भी खरीद लें, वो भी खरीद लें, ये भी खरीद लें, सब लेके घर चल जाए। परंतु हमारे पास जो सीमाएं हैं कुछ, वो बनी हुई है। होप आप लोग समझ रहे हैं क्या सीमाएं हैं। उसी प्रकार से अगर नेचुरल नेचर में देखा जाए तो साधन सीमित है, बट हमारी जो इच्छाएं हैं वो अनंत है। और ये समस्या है, परंतु इससे पहले समस्या है, ये तो पहला समस्या होगा। दूसरा समस्या उत्पादन का है, जो आपकी किताब में दिया हुआ है। तो अगर आपको आपका सवाल, अन्य बहुत बार सवाल आ चुकी है कि अर्थशास्त्र की मुख्य समस्याएं निम्नलिखित हैं। एक सेकंड, चलिए, ओके। अर्थशास्त्र की मुख्य समस्याएं निम्नलिखित हैं। अर्थशास्त्र में क्या है कि साधन लिमिट है, जो इच्छा है वो अनंत है। और आपकी किताब में उत्पादन, जब आपकी किताब में, आपके एग्जाम में अनेक बार सवाल आ चुकी हैं, अर्थशास्त्र की मुख्य समस्याएं के बारे में वर्णन कीजिए। अर्थशास्त्र की क्या मुख्य समस्याएं हैं? तो एक है साधन लिमिट है, साधन जो प्रकृति में जो साधन में लिमिट है, और क्या, इच्छाएं अनंत है। दूसरा उत्पादन क्या है, कि उत्पादन क्या किया जाए। उत्पादन है, क्या किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए, क्या मांग है समाज में, क्या लोगों की मांग है, किस प्रकार से उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, क्या तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या रॉ मटेरियल्स क्या इस्तेमाल किया जाए, क्यों उत्पादन किया जाए, क्यों,
क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा, किसको लाभ होगा, किसको हानि होगा, ये सब जो समस्याएं हैं यह आर्थिक समस्या है। कैसे वितरण करना है, एक वितरण का भी सवाल आता है, कैसे वितरण किया जाए लोगों को। यह अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र की समस्याएं हैं, वितरण की समस्या है, उत्पादन की समस्या है, मांग और पूर्ति की समस्या है, आर्थिक विकास की समस्या है। आर्थिक विकास कैसे किया, ये आर्थिक गतिविधि से आर्थिक विकास कैसे किया जाए। आप मान लो अभी बैठे हो, आपको अचानक से मन करता है कि चलो कुछ कार्य किया जाए, कुछ उत्पादन किया जाए। फिर आप सोचोगे क्या उत्पादन किया जाए, क्या, और उत्पादन अगर मान लो सोच में आ गया कि हाँ उत्पादन किया जाए, मान लो किसी प्रकार का फैक्ट्री लगाना है एक बड़ा सा, तो कैसे किया जाए, कितना पूंजी लगेगा, क्या साधन लगेगा। और जब बना लिए, मान लो अब माइंड में ही चल रहा है, आप मान लो बना लिए, परंतु इसका वितरण कैसे किया जाए, कैसे लोगों के तक पहुंचाया जाए, ये सब क्या है, अर्थशास्त्र की समस्याएं हैं। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं भारत की कुछ प्रमुख आर्थिक समस्याएं। अब भारत की आर्थिक समस्या क्या है, अब भारत की आर्थिक समस्या आप खुद अभी बैठे बैठे सोच लो, आपकी आर्थिक समस्या क्या है, आपके आसपास आर्थिक समस्याएं क्या घूम रही। आप ही तो भारत हो, हम ही तो भारत हैं, हम जो भी लोग हैं वो भारतीय हैं, और जो भारतीय है वही भारत है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई भारत की आज़ादी के बाद, उसका एक किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी। उन्होंने सवाल किया लोगों से, बहुत लोग भारत माता की जय, भारत माता की जय लगा रहे थे, तो उन्होंने सवाल किया जवाहरलाल नेहरू जी ने कि भारत माता की जय कर रहे हो, जयकार किसकी लगा रहे हो। तो एक व्यक्ति उसमें से बोलता है कि हम भारत माता की जयकार लगा रहे हैं। तो भारत माता है, भारत है क्या, सवाल पूछा जवाहरलाल नेहरू जी ने कि भारत है क्या, तो वो कुछ बोल नहीं पाया। तो फिर जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि भारत, इस देश की नदियां भारत है, इस देश का पर्वत भारत है, इस देश का वृक्ष भारत है, इस देश में जितने भी जीव जंतु हैं वो भारत है, इस देश में लोग भारत है, इस देश के लोग भारत हैं, आप भारत हो, मैं भारत हूं, हम सब भारत हैं, हम सब जो भारतीय हैं वो भारत है। इस देश के कण कण मिट्टी में भारत का अंग है, अंश है, हम सब भारत हैं। तो जयकार हो तो सबकी जयकार हो। चलिए, तो आप आसपास देखिए कि भारत की समस्याएं आपकी समस्याएं हैं, बराबर है। आप देखो, बेरोजगारी है, गरीबी है, भूखमरी है, लोग के पास साधन की कमी है। गांव ग्रामीण में आप देखोगे अभी भी लोग किलोमीटर, एक एक दो दो किलोमीटर पैदल चलते हैं बस पकड़ने के लिए। बेरोजगारी चल रही है, किसान खेती कर रहा है, खेती, पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है, खेती कम हो रही है, पानी की सिंचाई की कमी है। ये सब समस्याएं हैं। आप अगर ग्रामीण में रह रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में, आप शहर में हैं तो आप देखोगे पानी की समस्या हो सकती है, नौकरी की समस्या हो सकती है, अगर आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है, बरसात आती है तो छत टपकता है, हो सकती है, हमने देखा है, मैंने झेला है। चलिए, यही है भारत। अगर और इसके पॉजिटिव भी है, शहर में चलो जो बड़ी बड़ी इमारतें मिलेगी, लोग करोड़ों में अच्छी अच्छी गाड़ियां में घूम रहे हैं, तो दोनों फेस है भारत का। परंतु समस्या के बारे में पूछा जाए तो आपको ये लिखना है, और ये सब सवाल बीते पिछले वर्षों में आ चुकी है, कई बार ये सवाल आ चुकी है। चलिए आगे देखते हैं। अवसर लागत, मैंने ये पहले मैं परिभाषा बोल देता हूं। अवसर लागत की परिभाषा यह है कि जब हम किसी एक वस्तु का उत्पादन करने का निर्णय लेते हैं तो हमें किसी दूसरे वस्तु का उत्पादन छोड़ना पड़ता है। यह दूसरी वस्तु की वह मात्रा है जिसे हमने छोड़ा है, अवसर लागत कहलाती है। होप समझ में आया हो, नहीं समझ में आया तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप स्कूल जाते हो, आपके मित्र से या आपके कोई दोस्त आपका बेइज्जत कर देता, आप उनसे पेन मांगे, रबर मांगा, बेइज्जत कर दिया सारे क्लास में, क्या तुम्हारे पास रबर नहीं है, लाता नहीं है, क्या है, पैसा नहीं तुम्हारे पास, जानबूझ के भी बेइज्जती कर दिया, आपको ईगो में लग गया। अब आप घर जाते हो, कैलकुलेशन करते हो,
अब मैं उत्पादन केंद्र लगाऊंगा रबर का, इरेजर का उत्पादन केंद्र लगाऊंगा। अब उत्पादन का, अब जब उत्पादन के समस्याओं में ही समझो कि उत्पादन की समस्या, तो उत्पादन आप लगाए आप अपना दिमाग, क्या उत्पादन करना है, तो रबर, क्या, तो इरेजर या रबर, क्या, इरेजर, मिट्टो। अब इसमें आप लोग देखना कि कैसे उत्पादन हो, तो हमें फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। कितना कीमत आएगा, 30,000 रुपया। अब वितरण करना है, वितरण की समस्या। अच्छा ठीक है, वितरण कर देंगे, पहले तो फैक्ट्री लगाएंगे और 10 ठो रबर बनाएंगे, पहले उसको मुंह पे मारेंगे। ठीक है, दूसरा दिन स्कूल गए, आपका मित्र फिर बेइज्जती कर दिया, इस बार पेन के लिए बेइज्जती किया। अब पेन खत्म हो गया, खुदा ना खास होता है कभी कभी किसी का पेन खत्म हो जाता है, आपने मांगा दूसरे मित्र से, फिर वही मित्र इत्तेफाक से पहुंच गया और वो आपको बेइज्जती कर देता है। फिर आप घर आते, फिर आप सोचते नहीं रबर तो लाएंगे, पहले आप पेन का लगा देते, पेन का भारी बेइज्जती हो गया। जो लोग आपको पसंद थे, जो भी लोग आपके क्लास में थे, पसंदीदा व्यक्ति के सामने आपका बेइज्जती हो गया, आपको और ईगो में लग गया। अब क्या कर रहे हो, अब घर आए हो, अब सोच रहे हो पेन का फैक्ट्री लगाएंगे। आप अपने क्या किया, उत्पादन के लिए क्या करना है, कैसे करना है, क्या लगेगा, आपने देखा कि 25,000 में काम लग जाएगा। पेन का फैक्ट्री छोटा सा, लिखो पेन का बनाएंगे, 50 पेन मुंह पे मार देंगे। अब आपने लगा लिया, पेन लगा के मुंह पे मार दिया। अब तो टॉपिक तो क्लियर है, आपने रबर का फैक्ट्री लगाना पोस्टपोन कर दिया था, परंतु पेन का फैक्ट्री लगा दिया। जो पोस्टपोन जो किया ना, ये जो लागत है 30,000 रुपया, यही है अवसर लागत। समझ में है कि जो चीज, जो फैक्ट्री, जो उत्पादन या जो भी कार्य, या आप नॉर्मल चलो कि आपके पास एक नौकरी का ऑफर आया, ठीक है, 50,000 नौकरी में मिल रहा है, और आपको दूसरे तरफ ये ऑप्शन आया कि नहीं, आपको घर में बैठ के चिल मारना है, आराम से खाना पीना है, किताब पढ़ना है, सोना है, आप क्या कि चिल मारने वाला अवसर चुन लिए, तो अवसर लागत यहाँ का आएगा, नौकरी जो आपने छोड़ा वो आपका अवसर लागत आएगा। सिंपल, ठीक है। अब परिभाषा फिर से पढ़ें। अवसर लागत की परिभाषा यह है कि जब हम किसी एक वस्तु का उत्पादन करने का निर्णय लेते हैं तो इसे किसी दूसरी वस्तु का उत्पादन छोड़ना पड़ता है, या दूसरी वस्तु की वह मात्रा है जिसे हम छोड़ा है, अवसर लागत कहलाती है। होप और स्पष्ट हो गया होगा डिफिनीशन। चलिए ठीक है, ये रही क्लास, हम नेक्स्ट क्लास लेके जरूर आएंगे और जल्द आएंगे। तो अगर आपको अच्छा लेक्चर लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, उनको भी मालूम चले, वो भी पढ़ें, वो भी बढ़ें। ठीक है, चलिए आज की क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।